हाय गाइस, वेलकम बैक। सो एज प्रॉमिस्ड 10 टर्म्स डिस्कस करने वाले थे अपन इस वीडियो में। तो इस वीडियो में एकदम भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट 10 टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। वी वांट कि 15 मिनट में अपनी 10 टर्म्स डिस्कस होनी चाहिए सो दैट अपना टारगेट फुलफिल हो। तो 10 टर्म्स इस वीडियो में, 10 टर्म्स अगले वीडियो में, उसके बाद 10 टर्म्स, ठीक है। तो ऐसे आगे 4 वीडियो आने वाले हैं, काउंटिंग दिस टू बी द फर्स्ट वीडियो, ठीक है। ये पहला वीडियो है, इसके बाद 3 वीडियोस और आएंगे जिसमें अपन 10 टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको 10 टर्म्स ध्यान से सुननी है, एक बार घर जाके रीड करनी है, दैट्स इट। इसके बाद कब उठाएंगे अपन पेपर के 15 दिन पहले। 15 दिन पहले अपने को वो 10 टर्म्स वापस डिस्कस करना शुरू करना है, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा उस टाइम पे, अपने व्यूज प्लीज सेव करके रखिएगा सो दैट आप एक बारी टर्म्स रीड कर लो एंड आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। कल आपके पिछले वाले लेक्चर में आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाते हैं टर्म्स। सबसे पहले टर्म आता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कोर्ट सेशन अंटिल अनदर टाइम और प्लेस, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप जाओगे कोर्ट में, अपन केस फाइल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए तारीख दी है कल की, ठीक है। कल दोनों पार्टीज गई, ये जिसने कंप्लेंट फाइल करी है, जिसके अगेंस्ट फाइल करी है, दोनों लोग गए, ठीक है। अब इस पार्टी ने कुछ एविडेंस रखा, इस पार्टी ने कुछ एविडेंस रखा, देन इस पार्टी ने कुछ एविडेंस रखा, दोनों पार्टी ने ऐसा एविडेंस रखा, लेकिन जज इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। जज एविडेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। हम जज है, मान लो दोनों पार्टी ने एविडेंस दिया, हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमने अगर इस पार्टी को बोला या थोड़ा टाइम दिया कि ठीक है 10 दिन और लो, 10 दिन बाद जाके नए एविडेंसेस लेके आना, तब जाके हम इस केस का फाइनल जजमेंट देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, केस की तारीख क्या थी, आज की तारीख थी, ठीक है। आज की तारीख में दोनों पार्टी अपना अपना पक्ष रखेंगी, तो इस पार्टी ने अपना पक्ष रखा, इस पार्टी ने अपना पक्ष रखा, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि अभी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इस पक्ष के एविडेंसेस, ठीक है। ये पक्ष के जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, हमें एक डॉक्यूमेंट और चाहिए, हमें जजमेंट देने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट और चाहिए, ठीक है। तो हमने इनको बोला आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन बाद, ठीक है। आज से 10 दिन बाद, मान लीजिए 1 तारीख को हियरिंग थी, ठीक है। 1 तारीख को हियरिंग है, तो हमने बोला आज से 10 दिन बाद मतलब 10 तारीख को, ठीक है। 10 तारीख को या 11 तारीख को आपको ये डॉक्यूमेंट लाके सबमिट करना है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट दिखा दिया एंड हम सेटिस्फाई हो गए तो जजमेंट आपके फेवर में आ जाएगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट से प्रूव नहीं कर पाए तो जजमेंट इसके फेवर में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज केस चल रहा था, हमने बोला आप ये डॉक्यूमेंट लाके दिखाना 10 दिन बाद एंड हम लोग ये केस को 10 दिन बाद फाइनल इसकी हियरिंग करेंगे। ये क्या हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेट मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। यहाँ पे जज ने क्या किया, आज की तारीख थी, उन्होंने पूरा केस सुना, उनको लगा कि एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो उन्होंने ये हियरिंग पोस्टपोन कर दी 10 दिन बाद, ठीक है। जो जजमेंट वो आज देने वाले थे उसको उन्होंने 10 दिन पोस्टपोन कर दिया। क्यों कि 10वें दिन पे आप ये डॉक्यूमेंट दोगे, मैं उसको एनालाइज करूंगा, देन मैं अपना जजमेंट दूंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब आज जजमेंट देने वाला था जज दोनों पार्टी का केस सुन के, लेकिन उन्होंने आज जजमेंट नहीं दिया, उसको स्टॉप कर दिया एंड ये जजमेंट को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। तो पोस्टपोन करने को अपन बोलते हैं एडजर्नमेंट, ठीक है। सिमिलरली मीटिंग्स होती है, कंपनी की मीटिंग्स होती है हर साल, ठीक है। कई बार वो मीटिंग एडजर्न हो जाती है। एडजर्न हो जाती है मतलब क्या, आज वो मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक है। फॉर सम रीजन आज वो मीटिंग नहीं हो पाई, लोगों में बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा था, ओपिनियंस क्लैश हो रहे थे, वो मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, मीटिंग कैंसिल कर देंगे कि नहीं, अपन लोग बोलते हैं कि ठीक है अगले हफ्ते इसी दिन को हम लोग ये मीटिंग वापस करेंगे। तो आज के लिए ये मीटिंग एडजर्न होती है एंड ये मीटिंग अपन लोग वापस करेंगे। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस वर्ड एडजर्न। एडजर्न मतलब क्या, आज के लिए कैंसिल होती है एंड पोस्टपोन कर दी गई है। मतलब आज जो मीटिंग हो रही थी वो अभी के लिए कैंसिल्ड एंड पोस्टपोन, मतलब अब ये सेम मीटिंग इस दिन पे होने वाली है, ठीक है। तो क्या लिखा है वहां पे, पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कोर्ट सेशन अंटिल अनदर टाइम और प्लेस, ठीक है। मतलब आज का ये जो कोर्ट का सेशन था, जो कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, जज जो डिसीजन देने वाला था, वो आज के लिए कैंसिल हुआ है एंड पोस्टपोन हो गया है 10 दिन बाद के लिए। 10 दिन बाद सेम हियरिंग वापस होगी, जज जो है वो उसका डॉक्यूमेंट एनालाइज करेगा एंड जजमेंट देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट। सिंपल, वेरी इजी। अब आपके समझ में आ गया, मीनिंग ध्यान से रीड कर लेना, बहुत चांसेस है कि वो ये मीनिंग दे देंगे, वो आपको देंगे पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कोर्ट सेशन अंटिल अनदर टाइम और प्लेस। ऑप्शन 1 एडजर्नमेंट, ऑप्शन 2 डिसमिसल, ऑप्शन 3 डिक्री, ऑप्शन 4 समथिंग समथिंग, ठीक है। एंड आपको इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दिस इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न। बहुत चांसेस है कि वो ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि वो आपको वर्ड दे देंगे एडजर्नमेंट एंड बोलेंगे इसकी मीनिंग बताओ। वो आपको मीनिंग देंगे, वो उल्टा करेंगे, वो ऐसे मीनिंग देंगे एंड बोलेंगे वर्ड बताओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडजुडिकेशन। ओ शिट, ओके अंडरलाइन हो गया गलती से, कोई बात नहीं, ऐसे रीड कर देते हैं। एडजुडिकेशन मतलब अ डिसीजन और सेंटेंस इम्पोज्ड बाय अ जज। अब एडजुडिकेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन एक्चुअली पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है।
अपन लोग कोर्ट में गए, अपन लोगों ने कोर्ट में कंप्लेन फाइल करी, कोर्ट ने कंप्लेन को एनालाइज किया, ठीक है, एंड दूसरी पार्टी के ऊपर कंपेंसेशन लगाया, ठीक है। अपन ने मान लीजिए बोला कि इसने मुझसे बोला था कि ये मुझे 10 तारीख को 50,000 रुपए देगा एंड मैं इसको 10 किलो आटा दूंगा। मैंने इसको 10 किलो आटा दे दिया पर इसने मुझे मेरे 50,000 रुपए अभी तक नहीं दिए, ठीक है। अपन गए कोर्ट में, भाई कोर्ट को बोलने गए कि भैया ये इन्होंने मेरे 50,000 रुपए नहीं दिए, 10 किलो आटा बराबर खा गए, तो अब क्या किया जाए। तो कोर्ट क्या करेगा, इनको बोलेगा 50,000 रुपए दे दो, ठीक है। तो ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडजुडिकेशन, ठीक है। तो एडजुडिकेशन मतलब क्या होता है, अ डिसीजन और सेंटेंस इम्पोज्ड बाय अ जज। तो यहाँ पे जज ने क्या किया, आप गए भैया इन्होंने हमारा 10 किलो आटा ले लिया और हमको 50,000 रुपए दिया नहीं, पूरा 10 किलो आटा खा गए, 50,000 रुपए दे नहीं रहे, तो अब क्या करें। तो जज क्या बोलेगा, भैया तुमने इनका 50,000, तुमने 10 किलो आटा लिया था, इन्होंने बोला हाँ लिया था, खाया था, हाँ खाया था, तो 50,000 रुपए क्यों नहीं दिया, भैया ऐसे मन नहीं है, नहीं दे रहे 50,000 रुपए, तो ऐसे थोड़ी होता है। जज बोलेगा भाई 50,000 रुपए दो, तो दिस इज कॉल्ड एज एडजुडिकेशन, ठीक है। अपन गए, अपन ने कंप्लेंट फाइल करी कि हमारा 10 किलो को आटा खा गया, 50,000 रुपए नहीं दे रहे हैं, तो जज ने क्या किया, इनको ऑर्डर दिया कि आप 50,000 रुपीज दो, क्योंकि आपने उसका 10 किलो आटा खाया है, आपने बोला था कि आप उसके बदले 50,000 रुपए दोगे, तो 50,000 रुपए दो। दिस इज कॉल्ड एज एडजुडिकेशन, वेरी सिंपल, ठीक है। सो जज का कोई डिसीजन ऑर्डर कि आप ऐसा करोगे, दिस इज कॉल्ड एज एडजुडिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा गलत दिया है, आपके मॉड्यूल में हल्का सा गलत दिया है। एडजुडिकेशन पूरा प्रोसीजर होता है कि इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी, जज ने उसको एनालाइज करा, देन इनके ऊपर कंपेंसेशन लगाया, इन्होंने कंपेंसेशन दी, इस पूरे प्रोसीजर को अपन एडजुडिकेशन बोलते हैं। जज जो ऑर्डर पास करता है उसको यूजुअली अपन डिक्री बोलते हैं, ठीक है। जज जो ऑर्डर पास करता है उसको यूजुअली अपन डिक्री बोलते हैं, वो भी अपन लोग आगे समझने वाले हैं। बट नेवरदलेस इन्होंने आपको एक लाइन में डिफाइन करने के लिए बोला है, एडजुडिकेशन मतलब कोर्ट ने या जज ने जो डिसीजन दिया है, दैट इज कॉल्ड एज एडजुडिकेशन, ठीक है। प्लीज ध्यान से मीनिंग ध्यान से पढ़ना, तब आपको वर्ड क्लियर होगा। 2 वर्ड पढ़िए, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट मतलब क्या, पोस्टपोन करना, ठीक है, आज का सेशन अगले दिन के लिए पोस्टपोन करना। एडजुडिकेशन मतलब क्या, डिसीजन देना, जज ने डिसीजन देना। नेक्स्ट आता है एफिडेविट। अब एफिडेविट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अपन लोगों ने देखा है पिक्चर्स, अपन लोग कितनी देखा है, सन्नी देओल की वो पिक्चर है ना, आई डोंट रिमेम्बर द डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है, आई डोंट रिमेम्बर द डायलॉग, जिसमें वो लॉयर बना है, ठीक है। तो उसमें वो कहता है ना, पता नहीं क्या डायलॉग था, ओके लेट इट बी मोर, ठीक है। तो अपन लोग खैर अपन लोगों ने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देखी जहाँ पे 2 कटघरे होते हैं। कोर्ट में आप जाओगे वहां पे 2 कटघरे दिखेंगे आपको, ठीक है। एक्चुअली प्रैक्टिकली कोई कटघरा नहीं होता। आप जब कभी भी कोर्ट में जाओगे, सिंस आई एम अ लॉयर, आई हैव बीन टू मेनी कोर्ट्स, तो कोर्ट में एक्चुअली कोई कटघरा नहीं होता, ठीक है, अलग ही चलता है। लेकिन मूवी में अपन को दिखाते हैं कि 2 कटघरे होते हैं ना, वो बॉक्स बने होते हैं लकड़ी के 2, जहाँ पे विटनेस खड़े होते हैं, उनको अपन पूछते हैं आपने ऐसा किया था कि नहीं किया था, राइट, एंड देन अपन लोग माय लॉर्ड नोटिस किया जाए, ऑल दैट नॉनसेंस, ठीक है। तो प्रैक्टिकली नहीं होता, लॉयर्स वैसा कुछ नहीं करते, अलग प्रोसीजर चलता है। तो आपने देखा होगा जब मूवीज में आपको दिखाते हैं 2 कटघरे होते हैं, जब बुलाते बोलते हैं कि मैं अपने इस विटनेस को बुलाना चाहता हूँ, है ना, देन वो विटनेस आता है मस्त चलते हुए, है ना, देन वो विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है, देन एक मस्त सी लाल किताब आती है, एक किताब आती है जिसके ऊपर लाल कपड़ा होता है ना, क्या होती है, गीता होती है, गीता दिखाते हैं, वो बोलते हैं, गीता के ऊपर हाथ रख के बोलता है मैं जो भी बोलूंगा सच के सिवाय और कुछ भी नहीं बोलूंगा, राइट, एंड वी अज्यूम कि वो सच ही बोल रहा है, हालांकि वो हमेशा झूठ बोलता है ना। हमेशा अपन मूवी में देखा कि विटनेस पलट गया, तो क्या होता है, अपने को 2 कटघरे दिखाए जाते हैं, अपन मस्त एक विटनेस को बुलाते हैं, चौड़ में विटनेस आता है, उस बुक के ऊपर हाथ रखता है एंड वो शपथ लेता है ना, वो शपथ लेता है कि मैं जो भी बोलूंगा सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलूंगा, राइट, एंड उस शपथ के बेसिस पे वो जो भी बोलता है अपन मान लेते हैं कि सही बोल रहा है, राइट। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, 2 कटघरे नहीं होते। सबसे पहली बात तो आप कोर्ट के अंदर जाओगे, आई होप जितने लोग लॉ कर रहे हैं वो इंटर्नशिप करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो हाई कोर्ट जाएंगे, तो आप देखोगे बहुत कम कोर्ट्स में, कुछ कोर्ट्स में होते हैं बट बहुत कम कोर्ट्स में 2 कटघरे आपको मिलेंगे, कटघरे नहीं होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो अपने को मूवी में दिखाते हैं ना कि विटनेस आता है एंड हाथ रख के एक डिक्लेरेशन देता है, इसको अगर अपन इंग्लिश में बोले ना शपथ ली जाती है, इसको अपन डिक्लेरेशन बोलते हैं। डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं हम सच बोल रहे हैं, हम गलत कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। एंड जो मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, एंड मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आपको मूवी में दिखाते हैं कि वो गीता पे हाथ रख के डिक्लेरेशन दे रहा, एक्चुअली वो गीता पे हाथ रख के डिक्लेरेशन नहीं देता, जो वो हाथ रख के बोलता है ना, शपथ लेता है ना कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो लिख के सबमिट करता है, ठीक है। डिफरेंस समझना, आपको मूवीज में दिखाया जाता है कि वो आता है गीता पे हाथ रख के शपथ लेता है, मुंह से बोलता है, राइट। तो जो मूवीज में आपको दिखाया जाता है ना कि जो वो डिक्लेरेशन मुंह से बोल रहा है, वो एक्चुअली वो लिख के सबमिट किया जाता है। कैसे,
तो ये जो डिक्लेरेशन है कि मैं होशो हवास में हूँ, आई एम ऑफ अ साउंड माइंड, मेरा दिमाग ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ मुझे समझ में आ रही है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, इस जो भी डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किए हैं वो सब सही है, मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं जो भी विटनेस एज अ विटनेस खड़ा हूँ, मैं सब सही बोल रहा हूँ, मेरा नाम यही है, मेरी उम्र यही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो जो डिक्लेरेशन होता है तो क्या होता है, कोर्ट का एक स्टैंप पेपर होता है। ठीक है, कोर्ट में स्टैंप पेपर होते हैं अलग अलग पैसे के। ठीक है, तो वो एक स्टैंप पेपर पे आप एक डिक्लेरेशन लिखते हो। क्या डिक्लेरेशन क्या होता है, आई मुस्कान गुप्ता, एज 22 या 23 years, son of this, resident of this, hereby declare that all the documents that have been submitted by me are true and correct to my knowledge and belief। इसका हिंदी वर्जन क्या होता है, मैं मुस्कान गुप्ता, मेरी उम्र 22 या 23 साल है, अभी आई एम 22, yes I'm 22, so अभी मेरी उम्र 22 साल है, माय फादर्स नेम इज दिस, मैं यहाँ रहती हूँ एंड मैं पूरे होशो हवास में ये बात बोल रही हूँ, मान रही हूँ कि इससे पहले मैंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं या मैंने जो भी बयान कोर्ट में दिया है वो सब सच है, मैंने होशो हवास में दिया है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो अपने को मूवी में दिखाते हैं कि अपन हाथ रख के शपथ लेते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अपन एक डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं लिख के। ठीक है, अपन एक स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं कि आई दिस फलाना फलाना साल फलाना फलाना ये hereby confirm that whatever has been given in this document या whatever documents I have given या whatever evidences I have given, that whatever has been said by me in the court, जो भी मैंने बयान दिया है, that is true and correct to my knowledge and belief। मतलब मैंने होशो हवास में ये सब चीजें बोली हैं, मैंने सोच समझ के बोली है एंड ये सब सच है। ठीक है, तो जो डिक्लेरेशन अपन लोग ओरली देते हैं, एक्चुअली वो एक पेपर पे लिख के दिया जाता है, ये डिक्लेरेशन को बोलते हैं एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट क्या है, एफिडेविट में अपन एक डिक्लेरेशन देते हैं जहाँ पे भी टेल कि मेरा नाम ये है, फलाना फलाना है एंड मैं होशो हवास में ये चीज बोल रहा हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट करे गए वो सब सही है, या फिर जो भी मैंने बयान दिया है वो सब सही है, मैं सब सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। दैट इज कॉल्ड एज एफिडेविट एंड हर कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन। आई होप अब आपको याद रहेगा, जैसे ही एफिडेविट वर्ड आएगा आपने को क्या याद रखना है, डिक्लेरेशन। कौन सा डिक्लेरेशन, जो मूवीज में दिखाते हैं शपथ रखने वाला डिक्लेरेशन, वो अपन लोग मुंह से नहीं बोलते, वो अपन लिख के कोर्ट में सबमिट करते हैं। बस उस लिखित खत को, हिंदी में बोले तो उस लिखित खत को अपन लोग बोलते हैं एफिडेविट। ठीक है, फटाफट से रीड कर लेते क्या लिखा है। A written statement signed in the presence of a judicial officer, a notary public or an oath commissioner that is admissible as an evidence in a court of law। Now इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जुडिशियल ऑफिसर, नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आप जब एफिडेविट साइन करने जाओगे, एफिडेविट बनवाने जाओगे, तो आपने देखा होगा जब आप कोर्ट जाओगे ऐसे लॉयर्स बैठे रहते हैं टाइपराइटर लेके। ठीक है, तो ये लॉयर्स क्या करते हैं, एफिडेविट टाइप करने के लिए बैठे होते हैं। आप नोटरी के पास जाओगे, वो स्टैम्प पेपर लोगे, उनके सामने एफिडेविट लोगे एंड नोटरी उस पर स्टैंप लगाएगा। ठीक है, तो विच मीन्स कि आपका एफिडेविट करेक्ट है, वो सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर एकदम अलग है, अपने को इसमें घुसना ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट, मतलब आपका डिक्लेरेशन कि आप जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो, सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोल रहे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो डिक्लेरेशन अपने को दिखाया जाता है कि अपन मुंह से बोलते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अपन लोग उसको एक पेपर पे लिख के, एक पन्ने पे लिख के सबमिट करते हैं। वो एक स्टैम्प पेपर होता है, जुडिशियल पेपर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एफिडेविट। ठीक है, एंड इट इज एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट। हम जाके कोर्ट में बोल सकते हैं कि देखो ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, इसने डिक्लेरेशन दिया है कि वो जो बोल रहा है, जो भी बयान दिया है वो सही है, तो दैट इज व्हाई इट इज एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन द कोर्ट। बट इतना अपने को पूरा प्रोसीजर में नहीं घुसना है ना, अपन कल तो लॉयर बन नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं अपन कल जाके केस लड़ने लगेंगे कोर्ट में, वैसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सिर्फ अपने को बेसिक समझना, एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन, अ रिटन स्टेटमेंट, जहां पे अपन डिक्लेयर करते हैं अगेन क्या, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, वगैरह वगैरह। सो इट्स अ डिक्लेरेशन। तो 3 वर्ड्स हो गए। चौथा आता है एनुअल रिटर्न, एक्सट्रीमली इजी। एनुअल रिटर्न क्या है, हर कंपनी, जितनी भी कंपनीज है ना, जितनी भी कंपनीज है, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, छोटी ले लो, बड़ी ले लो, मोटी ले लो, जितनी भी टाइप की कंपनीज है, ठीक है, जो भी कंपनीज है, हर कंपनी को हर साल, ठीक है, हर साल एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब ये एनुअल रिटर्न क्या होता है, एनुअल रिटर्न में हर कंपनी एक साल में, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। सो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, इस बीच में ये एक साल में जो कुछ भी कंपनी में हुआ है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए अपॉइंट हुए हैं, कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे हैं, या कंपनी ने अपने शेयर्स को डीलिस्ट कर दिया है ना, स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया है, या कंपनी ने कुछ डायरेक्टर्स को हटा दिया है कंपनी से, या पैनल चेंज हुआ है, कुछ भी जो भी कंपनी में हुआ है, वो सब एक रिपोर्ट बना के अपन एज एन एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज,
आरओसी को सबमिट करते हैं, ठीक है, हर साल। अब आप कंपनी लॉ अभी पढ़ोगे, आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आप एनुअल रिटर्न को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो कि क्या होता है, बट फॉर द टाइमिंग जनरल नॉलेज होना भाई बहुत जरूरी है आज के जमाने में। तो एनुअल रिटर्न क्या होता है, हर कंपनी एक साल में उसने जो कुछ भी किया है वो सबका, जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हुए या कंपनी में जो भी चेंजेस हुए उन सबको वो रिपोर्ट करती है आरओसी को, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना इज मैंडेटरी। रीड कर लिया फटाफट। A statutory document filed by every company, ठीक है। अब ये देखो ऐसे वर्ड्स लिख लिख के ना अपना भेजा को मारते हैं, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, अपने को दिमाग खराब होता है। स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट मतलब क्या, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट मतलब जो स्टैट्यूट ने मैंडेटरी किया, मतलब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको फाइल करना मैंडेटरी, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स में कभी फंसना मत, कभी भी मत फंसना। कॉम्प्रिहेंशन समझाते टाइम पे भी हमने कहा था कि वर्ड्स में मत फंसना। जरूरी नहीं है भैया कि आपकी सारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको चुल्ले है जानने की, यू नो इस वर्ड का मतलब क्या है, बिंदास देखो यार, इट्स अ गुड आइडिया, एकदम आपको डेफिनेटली सर्च करना चाहिए, बट इन सब चीजों में दिमाग नहीं खराब करना है। सेंटेंस पढ़ के उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो स्टिल स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगली जो लॉ में बोला गया है आपको सबमिट करने के लिए करना ही है, मैंडेटरी है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। स्टैट्यूटरी वर्ड आता है स्टैट्यूट से, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड स्टैट्यूट, मतलब एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट, पार्लियामेंट इतने सारे एक्ट पास करता है, तो उन एक्ट्स में लिखा होता है कि इस कंपनी को इतने इतने दिन में एनुअल रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। सो इट्स अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट जो लॉज में बोला गया है आपको सबमिट करना ही है, ठीक है। तो अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय एवरी कंपनी, ठीक है, जैसा कि हम बोला था हर कंपनी फाइल करती है एनुअली, मतलब एक साल बाद, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो भी ट्रांजैक्शन है वो बताना है अपने को, तो एक साल बाद, तो मतलब एनुअली जो कंपनी फाइल करती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी। तो ये एनुअल रिटर्न एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है जो हर कंपनी एनुअली, हर एक साल में, हर साल आप एक एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, किसके पास, आरओसी के पास। Stating the particulars such as status, names of directors, shareholders, indebtedness, etc. of the company. Stating मतलब इस डॉक्यूमेंट में अपन क्या बताते हैं, कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स बढ़ गए, कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स कम हो गए, कंपनी के कितने डायरेक्टर्स बढ़ गए, वगैरह वगैरह। उस कंपनी के बारे में जो भी एक साल में हुआ है वो सब अपन इस एनुअल रिटर्न के थ्रू आरओसी को सबमिट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज एनुअल रिटर्न। नेक्स्ट आता है एपेलेंट अटेस्टेशन। एपेलेंट अटेस्टेशन अपन अभी के लिए छोड़ेंगे, एंड में करेंगे। उससे पहले अपन आते हैं बैंकरप्सी। नाउ बैंकरप्सी वर्ड अपन लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है, बहुत ही ज्यादा सुना है, दिवाला निकल जाना, है ना। एक वर्ड अपन लोगों ने बहुत कॉमनली सुना है, दिवाला निकल जाना, इसको अपन बोलते हैं बैंकरप्सी। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग बैंकरप्ट एंड बीइंग इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंसॉल्वेंसी पहले आता है, बैंकरप्सी बाद में आता है। मैम इसका क्या मतलब है, पहले आता है बाद में आता है, यू नो। दिवाला भी क्या स्टेजेस में निकलता है, हाँ दिवाला एक्चुअली स्टेजेस में निकलता है। क्या होता है, कई बारी अपने पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, अपने पास प्रॉफिट नहीं है इतना कि अपन लोगों को दे पाए। अपन लोगों से लोन लेते हैं, हमने बैंक से 1 करोड़ रुपए लिए, किसी क्रेडिटर से 2 करोड़ रुपए लिए, ठीक है, हमने किसी से लोन लिए। नाउ मेरे पास इतने प्रॉफिट्स नहीं है, मेरे पास 5-6 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है कि हम इनके पैसे वापस लौटा पाए, ठीक है। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी। इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो असेट्स है, हमारी मशीनरी है, हमारी बिल्डिंग है, हमारी कंपनी है, हम इनको बेचेंगे, इनका पैसा पिजाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमारी कंपनी जो है, हमारी प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ रुपए की है, तो 2 करोड़ हमने उसको बेचा, 2 करोड़ रुपए आया, हमने इनको पैसा दे दिया, ठीक है। नाउ आई एम नॉट एन इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है कि अभी आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि आप सबके जो, मतलब आपने जो लोन लिया था ना वो आप वापस कर पाओ, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो आप क्या कैसे दोगे अब इनका पैसा। अब जब कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा नहीं है देने को, क्या करेंगे भाई, चीजें बेचना चालू करेंगे, है ना। अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, एसेट बेचेंगे, कंपनी बेचेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, जो पैसा आएगा इनको टिपा देंगे। दिस इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी, ठीक है। लेकिन कई बार सब बेच दिया भाई, सब बेच दिया, गहना बेच दिया, कपड़े बेच दिए, बर्तन बेच दिए, बिल्डिंग बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी, सब बेच दिया, जितना पैसा आया इनको दे दिया, हमारे पास एक का सिक्का भी नहीं बचा है, फूटी कौड़ी नहीं है भाई, भीख मांगने की हालत आ गई, ठीक है। एक भी पैसा नहीं है, तो अब कहां से दे पैसा। पहले तो क्या था भैया, हमारे पास प्रॉफिट नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था देने के लिए, बट हमारे पास असेट्स तो थी, हमारे पास प्रॉपर्टी तो थी, तो हमने उनको बेचा, उनसे जो पैसा आया जोड़ जाड़ के जैसे तैसे इनको दे दिया, टिप गया, ठीक है। नाउ हमारे पास हमने असेट भी बेच दी, प्रॉपर्टी भी बेच दी, भैया अपने कपड़े, चप्पल, जूता सब बेच दिया, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब पैसा है ही नहीं बैंक अकाउंट में, या आप कुछ भी बेच के देख लो, कहीं से पैसा नहीं है, तो अब हम इनको कैसे दें पैसा। पहले तो भैया हमने सब बेच बाच के इनको पैसा दे दिया, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम इनको पैसा कैसे दें। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, यू नो, आपने अपने असेट्स भी बेच दी, आपने प्रॉपर्टी बेच दी, आपने अपना सब बेच दिया, अब कोई स्कोप नहीं है कि आप कहीं से पैसा दे पाओ, ठीक है।
कोई भी स्कोप नहीं है कि आप पैसा दे पाओ। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज बैंक्रप्सी। सो इंसॉल्वेंसी मतलब कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, आप चीजें बेचोगे, उससे कब पैसा लोगे एंड दे दोगे, ठीक है। बैंक्रप्सी मतलब कि आप इंसॉल्वेंट तो थे, आपने अपनी चीजें बेच डाली, आपने सब बेच दिया, अभी भी आपके पास पैसा नहीं है कि आप इनको दे दो, ठीक है। अभी भी आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, अभी भी आपको 2 करोड़ रुपए बाकी है देने को, तो आप कहां से लाओगे 2 करोड़ रुपए? आप सोच रहे हो 2 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता है। आपने अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच दी, सब बेच दिया, बीवी के गहने बेच दिए, भाई चप्पल जूता सब बेचा, एक अठन्नी चवन्नी भी नहीं बची, तो आप कहाँ से दोगे, है ना, नहीं दे पाओगे। तो जब एकदम ही लास्ट स्टेज आ जाती है कि सब बेचने के बाद भी आदमी के पास पैसा नहीं है, तो आप कहाँ से पैसा दे? दिस स्टेज इज कॉल्ड एज बैंक्रप्सी, ठीक है। फटाफट रीड कर ले। A legal condition where a person or a business in which liability exceeds the assets and the debtor is unable to repay the amount owed। अब आप देखना अपन लोगों ने कितनी इजीली समझ ली बात, उसी को उन्होंने इतनी ज्यादा टेक्निकल बना के लिखी है, लेकिन अपन को क्या है, अपन को एक एक वर्ड आराम से समझना है एंड उसकी मीनिंग बस समझ के रखनी है, रटना नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा? A legal condition where a person or a business in which liabilities exceed the assets, मतलब क्या हो गया, हमको लोगों को इतना सारा पैसा देना है लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्या होती है, इनको 5 करोड़ रुपए देना, इनको 10 देना, इनको 15 करोड़ रुपए देना। असेट क्या है, मेरे पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ के गहने पड़े हुए हैं, ये सब क्या है, मेरी असेट है। मैंने असेट्स को बेच दिया, फिर भी मेरी लायबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। एंड द डेटर इज अनेबल टू रीपे द अमाउंट ओड। डेटर कौन होता है, जिसने उधार लिया है। क्रेडिटर कौन होता है, जिसने उधार दिया है, हमेशा याद रखना। डेटर कौन होता है, जिसने उधार लिया है। हमने आपसे जाके 5 करोड़ रुपए मांगे, भाई प्लीज 5 करोड़ रुपए दे दो, बिजनेस चालू करना है, ठीक है, तो हम डेटर है। जिसने मांगा वो डेटर है, ठीक है, जिसने दिया वो क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है बैंक्रप्सी जहां आपकी लायबिलिटीज बढ़ती चली जाती है एंड आपकी एसेट्स कम होती जाती है। आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते जा रहे, सब बेच दिया, फिर भी आपकी लायबिलिटी फुलफिल नहीं हो पा रही है। एंड जो डेटर है, मतलब मैं, जिसने पैसा लिया है, मेरी औकात ही नहीं है कि अपना पैसा वापस कर पाऊं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बैंक्रप्सी। एकदम सिंपल शब्दों में समझा अपन लोगों ने। तो ये जो इतनी टेक्निकल लैंग्वेज दी है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, जब पेपर में आए बस ध्यान से सेंटेंस पढ़ना। क्या लिखा है? लीगल कंडीशन वेयर अ पर्सन और अ बिजनेस इन विच liabilities exceeds the asset and the debtor is unable to repay the amount owed। लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, असेट कम हो गई है, अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि डेटर मतलब मैंने जिसने उधार लिया है अब पैसा नहीं दे सकता। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? बैंक्रप्सी, है ना। ऐसी कंडीशन आ गई कि जहां पे डेटर मतलब मैं पैसा नहीं दे सकता। अगेन अब एकदम सिंपल है, अपन लोग इतनी कहानी पढ़ ली इसके बारे में, क्या था इसका मतलब बैंक्रप्सी। तो आराम से पढ़ो सेंटेंस, आराम से जो मीनिंग पूछी जाए वो पढ़ना एंड उसको सोचने की कोशिश करना कि इससे रिलेटेड अपन ने क्या पढ़ा है, ठीक है। बैंक्रप्सी पढ़ा था अपन लोगों ने, ऐसी कंडीशन, भाई पैसा बचा ही नहीं है, कहां से देंगे, तो बैंक्रप्सी हो गया आंसर, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले केस एंड केस लॉ, ठीक है। केस तो सिंपल होता है भाई, अपन चाहे जब बोलते हैं तो मैं तेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा कोर्ट में, है ना। तो केस क्या होता है? लॉ सूट जो अपन लोग फाइल करते हैं, ठीक है। तो केस मतलब सिंपल चीज जो अपन लोग केस जाके कोर्ट में फाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉ सूट। लॉ सूट बोलते हैं उसको टेक्निकल वर्ड में, ठीक है। लीगल लैंग्वेज में उसको लॉ सूट बोलते हैं। तो इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर आपसे पूछा जाए लॉ सूट और एक्शन इन अ कोर्ट, तो अपने को याद रखना है कि उसका आंसर इज केस, ठीक है। तो जब अपन लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि चल तेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगा कोर्ट में, तो नॉर्मल उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? लॉ सूट, ठीक है। तो इसमें अपने को समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज केस लॉ। अपने को समझना बहुत जरूरी है केस लॉ क्या होता है। केस लॉ क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स देते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया, कोई जजमेंट पास किया, ठीक है, वो बन जाता है लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है? ये जजमेंट सबके ऊपर एप्लीकेबल है, वो मैंडेटरी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 जो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज फाइनल। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आगे कोई और अथॉरिटी नहीं है। एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज मैंडेटरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बार आ गया तो अब वो फाइनल है भाई, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आपको वो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आर्टिकल 141 में कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा होना है तो वो होना है, उसके बाद उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ द लैंड। अब कई बार क्या होता है, कोई बात प्रूफ करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए हम कोर्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है, आई एम अ लॉयर, तो हम एक अपने पार्टी की तरफ से खड़े हुए, ठीक है, जिसने कंप्लेंट फाइल करी, भाई जिसके साथ इतना बुरा हुआ है, कौन सा केस अज्यूम है, चलो वाला अपना 50,000 वाला केस अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये पार्टी ने मेरा 50,000 रुपए नहीं दिए, 10 किलो का आटा खा गया पूरा, ठीक है। तो हम गए इसकी तरफ से लड़ने के लिए कोर्ट में, है ना।
और हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में अपनी बहस करेंगे कि इन्होंने 10 किलो का आटा लिया था, इन्होंने बोला था कि 50,000 रुपए देंगे, अभी तक हो गया 50,000 रुपए नहीं दिए, कोरोना का चल रहा है, कितना हमको मेंटल ट्रबल हो रही है, अब इन्होंने जो 50,000 रुपए नहीं दिए उस पर मुझे कंपेंसेशन भी चाहिए और इंटरेस्ट भी चाहिए 1 लाख रुपए और वॉट एवर, ठीक है। हमने अपना आर्ग्यूमेंट रखा, ये पार्टी ने भाई अपना आर्ग्यूमेंट रखा, ठीक है। कई बार अपन अपनी बात प्रूफ करने के लिए, ठीक है, अपन जब कोर्ट को कुछ समझाना चाह रहे हैं, अपन क्या करते हैं, कोर्ट ने जो पहले जजमेंट्स दिए थे, ठीक है, आज से पहले जो जजमेंट दिए थे रिलेटेड जजमेंट्स, उन जजमेंट्स को अपन यूज करते हैं। अपन बोलते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले ऐसा बोला था, सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो ये सेम आपको आंसर ऐसा ही देना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो क्या होता है, कई बार जब हम आर्ग्यू कर रहे हैं अपनी बात प्रूफ करने के लिए, कोर्ट को अपनी बात समझाने के लिए, हम क्या करते हैं, कोर्ट के पुराने जजमेंट उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हम बोलेंगे देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस में हाथीलाल वर्सेस शुक्लालाल, ठीक है, हाथीलाल वर्सेस शुक्लालाल केस में ऐसा बोला था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाथीलाल वर्सेस शुक्लालाल केस में ऐसा बोला था, आप देख लो ये फैक्ट्स थे, ऐसा ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा ऐसा जजमेंट दिया था, सेम फैक्ट्स है, यहाँ पे भी सेम हुआ है, इन्होंने भैया हमारे 10 किलो का आटा खा लिया, 50,000 रुपए नहीं दिए, तो वो जजमेंट शुड बी एप्लीकेबल हियर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब अपन लोग पुराने जजमेंट यूज करते हैं अपनी बात समझाने के लिए, तो इन जजमेंट्स को बोला जाता है केस लॉ, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पुराने जजमेंट्स हैं जिनको अपन यूज कर रहे हैं इस केस में अपनी बात समझाने के लिए, उन जजमेंट्स को बोला जाता है केस लॉ, ठीक है। अब एक बार फटाफट रीड करते हैं, हम लोग को क्लियर हो जाएगा क्या होता है। जजमेंट्स बाय कोर्ट यूजुअली ऑफ हायर कोर्ट्स इन लीडिंग केसेस which are treated as authorities and quoted and relied on in similar cases by the lower or same level courts. Judgment by courts usually of higher courts in leading cases, ठीक है। तो जजमेंट बाय हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट्स, ठीक है, उनको अपन लोग साइड करते हैं, मतलब अपन लोग उन केस को यूज करते हैं अपनी बात प्रूफ करने के लिए। तो इन जजमेंट्स को, इन केसेस को अपन लोग बोलते हैं केस लॉ। अगेन क्या लिखा है, which are treated as authorities and quoted and relied on in similar cases by the lower or same level courts, ठीक है, which are treated as authorities और quoted। ये जजमेंट को उठा के हमने अपनी बात कोट करने की कोशिश करी है, ठीक है। इन जजमेंट को कोट किया कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही केस हुआ था, इससे पहले भी एक केस हुआ था जहाँ पे वो आदमी ने 25 किलो का आटा खा लिया था एंड 1 लाख रुपए नहीं दिया था, ठीक है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई इसकी गलती है, इसको 1 लाख रुपए देना चाहिए, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई इसके ऊपर क्योंकि इन्होंने इतना मेंटल हैरेसमेंट किया है, इनको कंपेंसेशन भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है। तो भाई इस केस में भी सेम फैक्ट्स है, इस केस में भी सेम हुआ है कि इन्होंने 10 किलो का आटा खा लिया, 50,000 रुपए अभी तक नहीं दिए, तो अब मुझे 50,000 रुपए भी चाहिए, कंपेंसेशन भी चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए। सेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था, अब आपको भी देना चाहिए, ठीक है। तो अपन ने अपनी बात कैसे प्रूफ करी, वो पुराने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे उनको उठा के साइड किया, ठीक है, उनको एज एन अथॉरिटी यूज किया, कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो इन जजमेंट्स को अपन बोलते हैं केस लॉज। एंड बहुत फ्रीक्वेंटली क्या हमेशा लॉयर्स अपनी बात प्रूफ करने के लिए पुराने जजमेंट्स उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अगर कोई बात बोली है तो वो ऑब्वियसली मैंडेटरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को माननी पड़ेगी, तो वो लॉयर्स वो क्या करते हैं, वो जजमेंट उठाते हैं एंड उससे अपनी बात प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो सबसे बेटर एविडेंस होता है, बेस्ट एविडेंस होता है। तो ये जो लॉज अपन, जो केसेस, जो जजमेंट्स पहले आए जब उनको यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज केस लॉज, ठीक है। लास्ट आता है कॉज लिस्ट। अब कॉज लिस्ट एक्सट्रीमली इजी है। आप जब कोर्ट में जाओगे, ठीक है, कोर्ट में जाओगे ना, कोर्ट में बहुत सारे कोर्ट रूम्स होते हैं, कोर्ट रूम 1, कोर्ट रूम 2, कोर्ट रूम 3, कोर्ट रूम 4, ऐसे करके 10-11 कोर्ट रूम्स होते हैं। हर कोर्ट रूम के अंदर एक जज होता है, ठीक है। अब आप जब भी कोर्ट रूम जाओगे, मान लीजिए आप गए कोर्ट रूम नंबर 10 के बाहर, ठीक है, कोर्ट रूम नंबर 10 के बाद एक नोटिस बोर्ड लगा होगा। नोटिस बोर्ड आपको पता है, आप जब स्कूल में थे आपकी क्लास के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होता था, या एक कॉमन नोटिस बोर्ड होता था, यहाँ पे जो भी नए नोटिस होंगे या जो भी सर्कुलर्स होंगे वो आपको उस नोटिस बोर्ड पे लगा दिए जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली हर कोर्ट रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है जिसपे रोज सुबह एक नया पन्ना लगता है, ठीक है। वो पन्ने पे क्या होता है, ये वाला कोर्ट रूम 7 में आज कौन कौन से केसेस होने वाले हैं, ठीक है, वो सारे केसेस की लिस्ट बना के एवरी डे, हर दिन सुबह ये कोर्ट रूम में कौन कौन से केसेस होने वाले हैं। केस नंबर 1 आज ये डील होगा, ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना के वहां पे लगा दी जाती है, ठीक है। अगेन हमने क्या बोला, आप जब कोर्ट में जाओगे वहाँ डिफरेंट कोर्ट रूम्स है, हर कोर्ट रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है, हर कोर्ट रूम के बाहर एक पेपर लगता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये कोर्ट रूम आज कौन कौन से केसेस से डील करने वाले हैं, ठीक है। सो मान लीजिए आपको कोर्ट रूम नंबर 8 में जाना है, आप कोर्ट रूम नंबर 8 के बाहर जाओगे, वो लिस्ट देखोगे कि आपका जो मैटर है, ठीक है, आपका जो केस है वो कौन से नंबर पे आने वाला है, 9वें नंबर पे आने वाला है, ठीक है, एंड आप अकॉर्डिंगली चले जाओगे, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट मतलब क्या होता है कि आज ये वाला जो कोर्ट रूम है वो कौन कौन से मैटर से डील करने वाला है, उसको अपन लोग जाते हैं, अपडेट करते हैं, रोज एक पन्ना अपडेट करके वहां पे लगाते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग कॉज लिस्ट, ठीक है। तो फटाफट एक बार रीड कर लें। कॉज लिस्ट इज इशूड बाय द रजिस्ट्री ऑफ द मैटर्स टू बी हर्ड बाय द कोर्ट ऑन एनी डे।
रजिस्ट्री ऑफ द मैटर्स टू बी हर्ड बाय द कोर्ट ऑन एनी डे। कितने मैटर्स रजिस्टर्ड है, कितने मैटर्स है जो आज कोर्ट सुनने वाला है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कॉज लिस्ट। एंड ये रोज होता है, ठीक है, आज कोर्ट क्या सुनने वाला है वो अपडेट हुआ, कल अगेन अब कोर्ट कौन कौन से मैटर सुनने वाला है वो फिर एक लिस्ट बनेगी लगेगी। तो रोज एक नई लिस्ट लगती है, आपको कभी भी सेम लिस्ट लगी नहीं दिखेगी। एवरी डे वहां पे डेट लिखी रहती है, 19 जून 2020, 20 जून 2020, जो भी डेट होगी वो डेट लिखी होगी एंड लिखा होगा कि आज ये वाला कोर्ट रूम ये मैटर से डील करने वाला है, ठीक है। सो इट इज इशूड बाय द रजिस्ट्री ऑफ द मैटर्स टू बी हर्ड बाय द कोर्ट ऑन एनी डे। कौन कौन से मैटर कोर्ट आज सुनने वाला है वो आप कॉज लिस्ट में बताते हो, ठीक है। कॉज लिस्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक बेंच, कोर्ट रूम नंबर एंड द पोजीशन ऑफ द मैटर। मतलब कितने लोग हैं, बेंच मतलब होता है कितने लोग हैं, 2 जज है कि 3 जज है कि 4 जज है, यूजुअली 1 या 2 जज होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कई बार 3 जज होते हैं, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं बेंच। बेंच मतलब ये नहीं होता कि कितनी अंदर टेबल है, कितनी चेयर है, ये नहीं होता। बेंच मतलब होता है कितने जजेस है, ठीक है। तो वहां पे लिखा होगा कि 2 जज है। कोर्ट रूम नंबर कौन सा है, 7, वहां लिखा होगा लिस्ट पे, ठीक है। एंड द पोजीशन ऑफ द मैटर, 9th नंबर पे, जैसा कि हमने बोला, आपने जाके देखा, ठीक है, आपने जाके देखा 9th नंबर पे आपका मैटर है तो लिखा होगा कि पहले ये वाला मैटर आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ऐसे ही कॉज लिस्ट लगती है। अगेन क्या होता है कॉज लिस्ट में, कॉज लिस्ट सब लिखा होता है। कोर्ट रूम नंबर, ये कौन सा कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम नंबर 7। बेंच क्या है, मतलब कौन कौन से जजेस हैं, कितने जजेस हैं, ठीक है। देन आज ये जजेस कौन कौन से मैटर सुनने वाले हैं एंड कौन से सीक्वेंस में, पहले ये सुनेंगे, दूसरे ये सुनेंगे, तीसरा ये सुनेंगे, चौथा ये, 5वां ये, 6वां ये, 7वां ये, 8वां ये, 9वां ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कॉज लिस्ट जो रोज अपडेट होती है, ठीक है ना। आज के लिए अपने 2 टर्म्स बच गए which was attestation and appelling, ठीक है। Now I guess आज अपन लोगों ने काफी सारे टेक्निकल टर्म्स पढ़े हैं, तो आज के लिए हम ये 2 टर्म्स स्किप करेंगे। कल अपन लोग 12 टर्म्स पढ़ेंगे, जो अपन 10 टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो ऑब्वियसली, एंड appellant अटेस्टेशन अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ही वर्ड्स हमें थोड़ा डिटेल में आपको समझाना बहुत जरूरी है। कुछ बेसिक समझाना पड़ेगा, तब हम आपको appellant समझा पाएंगे, तभी अटेस्टेशन आप समझोगे। आज के लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो आज के लिए अपन ये 8 टर्म्स याद रखते हैं, ठीक है। 8 टर्म्स कुछ हमने इंपॉर्टेंट भी मार्क करा है, उनको भी ध्यान से कर लेना प्लीज, क्योंकि यू नो अपन लोगों ने एक केस मार्क किया था, है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया था। क्यों, क्योंकि एकदम छोटा सा मीनिंग है, बहुत चांसेस है छोटा सा मीनिंग देंगे और बोलेंगे कि क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो एक ऑप्शन दे देंगे केस, दूसरा ऑप्शन दे देंगे केस लॉ, बहुत से बच्चे केस लॉ टिक करके आ जाएंगे, जबकि केस लॉ क्या है, केस लॉ इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन केस, ठीक है। तो ऐसे वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। सो मीनिंग पे ज्यादा फोकस करना, मीनिंग ज्यादा समझने की कोशिश करना, बहुत चांसेस है कि वो क्वेश्चन ऐसा ही देगा, मीनिंग एंड देन ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए अपन लोगों ने 8 टर्म डिस्कस करने, कल अपन 12 टर्म डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से ये टर्म्स अभी के अभी लेक्चर खत्म करने के बाद पहले ये टर्म्स रीड कर लेना, देन गो टू स्लीप। जो रात में देख रहे हैं, जो सुबह देख रहे हैं, उसके बाद ही कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चालू करना है, व्हाटएवर इट इज, बट ये टर्म्स अभी के अभी पढ़ के खत्म कर दें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने आज कुछ नया ज्ञान बटोरा है, नई चीजों के बारे में समझा है, एंड प्रैक्टिकली पर्पज ही यही था आपको 10 टर्म्स रोज कराने का। हम चाहते हो हम आपको बोल देते कि 10 टर्म्स रोज पढ़ो, बट इससे आपकी जीके थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, आपको प्रैक्टिकल चीजों की नॉलेज ज्यादा आएगी। सो आई होप काफी सारा ज्ञान आज बटोरा होगा, कुछ नई नई चीजें सुनी होंगी, कुछ सुनने में मजा भी आया होगा, स्पेशली वो एफिडेविट वाली बात है ना, अभी तक अपन को किसी को पता ही नहीं था कि कैसा होता है एक्चुअली, तो इट्स ओके, ठीक है। तो ऐसी कुछ नई नई चीजें, नए नए ज्ञान अपन अगले लेक्चर में और बटोरने वाले, और नई चीजें समझने वाले। कुछ भ्रम जो अपन लोगों के, जो अपन सोचते हैं कि होता है पर वैसा एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं होता है, वो भी ज्ञान हम आपको देने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। अभी के लिए इतना अच्छे से कर लो, मिलते हैं अपन कल नए नेक्स्ट लेक्चर में नए 10-12 टर्म्स के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।